हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये लास्ट क्लास के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे थे वो मिनरल न्यूट्रिएंट थे, या फिर कहें कि खनिज पोषक तत्व हैं जिनकी पादप को रिक्वायरमेंट रहती है, या इसको ये कहें अनिवार्य पोषक तत्व। तो जो अनिवार्य पोषक तत्व हैं या कहें इसेंशियल जो मिनरल न्यूट्रिएंट हैं, इनकी बात करें तो हमने ये किया था कि जो ये आवश्यक पोषक तत्व या इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट हैं ये 17 थी। इनको हमने 2 ग्रुप्स या 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट ग्रुप था वो था वर्ध पोषक तत्व या मैक्रो न्यूट्रिएंट। सेकंड ग्रुप था सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इसके अंदर मैक्रो जो थे उसके अंदर 9 थे। ये जो एलिमेंट्स हैं ये 9 हैं और ये 8 होते। 9 एलिमेंट्स कौन कौन से थे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इसके बाद ये जो 8 जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, यदि इनकी बात करें तो जैसे आयरन हुआ, बोरोन हुआ, इसके बाद मैग्नीज हुआ, जिंक हुआ, कॉपर हुआ, मोलिब्डेनम हुआ, निकिल हुआ और क्लोराइड हुआ। तो ये जो पार्ट थे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट थे, जिनमें से हमने ये पार्ट कंप्लीट किया था कि ये जो 9 एलिमेंट्स हैं या मैक्रो एलिमेंट्स हैं, इनके प्लांट में क्या यूज रहते हैं, प्लांट में इनकी डेफिशिएंसी यदि हो जाती है तब क्या करेक्टर या सिम्टम्स हमें जो दिखाई देंगे, और प्लांट को किस तरीके से कोई डिजीज हो जाती है या फिर कमी महसूस होती है। तो ये सब पार्ट हमने कंप्लीट किया। अब जो अगला पार्ट आता है सूक्ष्म पोषक तत्व या कहें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो हम एक एक इनके करेक्टर उसी प्रकार से इनके भी देखते हैं। तो फर्स्ट में यदि हम बात करें तो देखिए जो आयरन है, आयरन का एब्जॉर्प्शन फेरिक आयन के रूप में होता है कि ये आयरन है, इसका एब्जॉर्प्शन फेरिक आयन के रूप में होता है। अब इसके बाद देखिए कि इसका यूज, यदि हम यूज की बात करें तो सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन में यूज आता है। इसके बाद यदि देखें तो श्वसन या रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन के अंदर ईटीएस साइकिल चलता है तो ईटीएस में यूज आता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए अगला जो पार्ट होता है ये रहता है एंजाइम एक्टिवेशन। तो एंजाइम के एक्टिवेशन या सक्रियण में, इसके बाद मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में इसका यूज होता है। ये तो इसके यूज हुए। अब हम बात करते हैं कि यदि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तब क्या होगा। तो डेफिशिएंसी सिम्टम या नवीनता लक्षण। इसके अंदर देखिए कोशिका विभाजन, यानी ये जो है इनका ठीक अपोजिट कर दें। जहां ये प्रोसेस है इनको ये स्टार्ट करता है या कहीं इनमें इन्वॉल्व होता है, इनको इंक्रीज करता है, इनकी क्रियाविधि को बढ़ाता है, तो यहाँ उनकी कमी कर देते हैं। तो कोशिका विभाजन है वो रुक जाएगा, यानी सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। इसके बाद तरुण पत्ती में हरिमाहीनता, या फिर कहें कि हम जो न्यू जो लीफ रहती है उसके अंदर जो ग्रीन कलर जो रहता है उसकी कमी होगी। इसके बाद श्वसन ईटीएस रुक जाता है। देखिए आयरन जो रहता है ये क्लोरोफिल का पार्ट नहीं होता है, बट क्लोरोफिल संश्लेषण में इन्वॉल्व होता है। तो क्लोरोफिल संश्लेषण में इन्वॉल्व होता है। यदि इसकी कमी होगी तो क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं होगा और लीफ के अंदर क्लोरोफिल नहीं बनेगा। इसीलिए अब ये कहें कि इसके कारण जो है पत्ती जो है वो ग्रीन कलर की नहीं हो पाती है, कि इनके अंदर ये क्लोरोसिस जो है वो डिजीज हो जाएगी। इसके बाद यदि हम बात करें बोरोन की, कि नेक्स्ट जो पार्ट है वो बोरेट आयन के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद इसके यूज की, तो इसका जो यूज रहता है, ये बोरोन जो है इस पर काफी बार प्रश्न आते हैं बोरोन के लिए। इसके अंदर देखिए आयरन के अंदर ये आता है कि क्लोरोफिल के सिंथेसिस के अंदर किस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें आयरन होता है।
कि आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, बट क्लोरोफिल में आयरन होता नहीं है, उसमें मैग्नीशियम होता है। यहाँ पर देखिए कि कार्बोहाइड्रेट स्थानांतरण, कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसपोर्ट में, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस पत्तियों में फोटोसिंथेसिस से बनेगा। प्लांट के सभी पार्टों में जो हम ये कहें कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है या ट्रांसपोर्ट होता है, वो बोरेट आयन के यानी बोरोन के द्वारा होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इसका कि कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण या ट्रांसपोर्ट के लिए किस एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो बोरोन की। इसके बाद देखिए कोशिका झिल्ली है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको सक्रिय रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए। इसके बाद परागकण अंकुरण है। ये पार्ट देखिए हमने बात करें कि जो रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन की यूनिट के अंदर, तो इसके अंदर भी आता है, यानी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन मैकेनिज्म जो रहती है उसके अंदर आ जाता है कि परागकण या पोलन ग्रेन्स जो रहते हैं उसके जर्मिनेशन के लिए बोरोन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर परागण में अंकुरण। इसके बाद कोशिका विभाजन में, अब यदि इसकी डेफिशिएंसी या न्यूनता की बात करें तो यहाँ पर देखिए परागकणों का अंकुरण नहीं होगा, यानी पोलन ग्रेन्स है उनका जर्मिनेशन नहीं होगा। सेकंड, पत्ती हरी व मोटी होने। देखिए ये इसका एक ऐसा करेक्टर है जो बाकी एलिमेंट से अलग है। हम ये कहें कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं 16 एलिमेंट्स हैं उनमें हम हमेशा ये लिखते हैं कि किसी एलिमेंट की कमी से, किसी न्यूट्रेंट की कमी से पत्तियों के अंदर ग्रीन कलर है उसमें कमी हो जाती है, हरिमाहीनता हो जाती है। लेकिन बोरोन उन सब से अपोजिट करता है कि बोरोन की कमी हो जाएगी तो उस समय पत्ती जो है वो हरी और मोटी हो जाती है, यानी जो ग्रीन कलर की हो जाएंगी, थिकनेस हो जाएंगी। तो ये जो पार्ट है इन सभी में तो ग्रीन कलर कम होता है, लेकिन इसके कारण ग्रीन कलर अधिक होता है। इसके बाद पुष्प जो रहते हैं वो स्टर्ली हो जाते हैं, फ्लावर स्टर्ली, पुष्प जनन करने योग्य नहीं रहते हैं। इसके बाद जो प्लांट के जो ग्रोथ एपिकल पार्ट रहते हैं, शीर्ष पार्ट रहते हैं, वो एक प्रकार डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसके बाद चकुंदर में हॉट रोट जो डिजीज रहती है, जो चकुंदर की हॉट रोट जो डिजीज है, इसी प्रकार अंगूर के अंदर हेन व चिकन्स रोग है, ये बोरोन की कमी से होते हैं। इनके अंदर देखिए अंगूर के अंदर पत्तियों के कुछ गुच्छे छोटे और बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये बोरोन का था। नेक्स्ट जो एलिमेंट्स आता है उसकी बात करें तो जिंक है। देखिए जिंक जो है मेनली फास्फोरस के अवशोषण में, इसके बाद एंजाइम के एक्टिवेशन या सक्रियण में, इसके बाद IAA इंडोल एसिटिक एसिड एक ऑक्सिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, उसके सिंथेसिस में जिंक का यूज होता है। इसके बाद इसकी कमी देखिए फ्लोएम में कुर्चना या मेल फॉर्मेशन। फ्लोएम जो रहता है, जो जाइलम और फ्लोएम जो वेस्कुलर टिश्यू रहते हैं, इनमें जो फ्लोएम जो रहता है उस फ्लोएम का डेवलपमेंट सही नहीं हो पाता है। इसके बाद यदि बात करें लघुपरण, पत्ती विकृत होना, उत्तक सहे या बोने पाल, देखिए जो लिटिल लीफ लघुपरण बन जाती है। इसके बाद पत्ती जो रहती है उनके अंदर ये कहे मोल्टिंग हो जाती है, विकृत हो जाती है ये। इसके बाद जो टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद पादप जो है वो ड्रॉप हो जाता है, छोटा रह जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो कॉपर की है। कॉपर जो रहता है क्यूप्रिक है और क्यूप्रस आयन के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद यदि बात करें इसकी यूज ETS में ऑक्सीडेशन रिडक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में और साइटोक्रोम सिस्टम में इसका यूज होता है। इसके बाद इसकी नवीनता के लक्षण, तो देखिए जो नींबू जो रहता है या कहें सिट्रेट जो प्लांट है उसमें डाई बैक डिजीज होती है, जिसके अंदर जो पत्तियां रहती है वो मुरझा जाती है, यानी पत्तियां है वो फ्लैसिड स्टेज में आ जाती है। इसके बाद है शीर्ष जो होते हैं प्लांट जो है और पत्तियों के जो टॉप पार्ट या किनारे जो रहते हैं वो व्हाइट हो जाते हैं। इसके बाद हम मोलिबेडेनम की बात करें तो देखिए मोलिबेडेनम जो है वो मोलिबेडेनम ऑक्साइड के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन होगा।
इसके बाद इसका यूज नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है इन्वायरमेंट की जो नाइट्रोजन है उसका किसी भी कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाना, तो ये कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके बाद एंजाइम एक्टिवेशन में भी इसका रोल होता है। इसके बाद नवीनता लक्षण की बात करें तो पत्ती के अंदर मोल्टिंग, और देखिए मोल्टिंग और फूल गोभी में व्हीप टेल डिजीज हो जाती है, तो इसके अंदर जो फूल गोभी में पत्तियां विकृत हो जाएंगी। यहाँ पर यदि हम बात करें कि मोल्टिंग यानी पत्तियां जो रहती हैं वो एक प्रकार से कटी हुई दिखाएंगी, मुड़ी हुई दिखाई देने लग जाती है। इसके बाद है क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन जो है एक तो मेटाबॉलिज्म में, दूसरा आयन को बैलेंस करने में, यानी आयन्स जो रहते हैं उनको बैलेंस करने में इसका यूज होता है। यदि इसकी कमी होती है तो उत्तक डैमेज हो जाते हैं और पत्तियों पर स्पॉट बन जाते हैं, पत्तियां चितकबरी हो जाती है। इसके बाद लास्ट है निकिल, तो निकिल आयन के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद में यदि इसके मेन रोल की बात करें तो यूरिएज जो रहता है, उस यूरिएज एंजाइम है, इस यूरिएज एंजाइम के लिए ये उपयोगी होता है। बाकी इसकी कोई विशेष डिटेल है उनका पता नहीं चला है, और ये कहें कि 17वें नंबर पर 17 नंबर पर निकिल को रखा गया है। तो ये तो थे हमारे एलिमेंट्स जो प्लांट के लिए रिक्वायरेबल हैं, या कहें कि ये इसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये इसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं इनको एनवायरनमेंट से या फिर कहें कि सोयल से, यानी प्लांट अपनी बॉडी में कैसे एक्सेप्ट करता है, कैसे इनका एब्जॉर्प्शन करता है। तो अगला पार्ट ये रहेगा कि ये जो पार्ट है इनको प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषण कैसे करेगा। तो हम ये कहें कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है इनका एब्जॉर्प्शन, या कहें खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण। तो इसके बारे में देखते हैं। एक खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट। तो खनिज लवण या मिनरल साल्ट है, इसको प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है, इसकी क्रियाविधि या मैकेनिज्म है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ये जो क्रियाविधि है ये पैसिव एब्जॉर्प्शन, निष्क्रिय अवशोषण, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन या सक्रिय अवशोषण, मेनली 2 मेथड्स के द्वारा या 2 विधियों के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसमें से फर्स्ट देखिए, जहां पर भी पैसिव या निष्क्रिय वर्डिंग आ जाता है इसका मतलब ये रहेगा कि एटीपी यूज नहीं है, या कहें कि ऊर्जा जो है एनर्जी का यूज नहीं होगा, ये एनर्जी या एटीपी का यूज नहीं होगा। जहां एक्टिव शब्द आएगा इसका मतलब है एटीपी यूज, या एनर्जी जो है इसका यूज होगा। तो ये वर्डिंग कहीं पर भी आए हर जगह ये तो इसका मीनिंग रहेगा ही रहेगा कि यदि पैसिव या निष्क्रिय है तो ऊर्जा का उपयोग नहीं होगा, यदि ये एक्टिव है या सक्रिय वर्डिंग है इसका मतलब ऊर्जा का उपयोग होगा। तो हम ये कहें कि जो खनिज लवणों का अवशोषण है ये दोनों विधियों से होता है। एक विधि में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, दूसरी विधि में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर देखिए एक सीधा अर्थ है कि जहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां पर पदार्थों का अवशोषण सांद्रता प्रवणता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट होता है, या फिर किसी कैरियर या वाहक की रिक्वायरमेंट होती है। और यदि जहां पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है या पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो वहां ये कहें कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग सांद्रता प्रवणता के अनुसार ही अवशोषण होता है, यानी कम सांद्रता अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण होता है। और जहां पर एक्टिव शब्द आ जाता है वहां कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, तो विसरण में होता है अधिक से कम की ओर, तो वो तो होता है हमेशा निष्क्रिय। लेकिन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर यदि विसरण होता है उस समय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हम कह देते हैं कि एक्टिव। तो यहां पर जो ये है कि पैसिव जो है या फिर कहें निष्क्रिय जो अवशोषण है, यदि हम इसकी बात करें तो ये कहेंगे
पैसिव या कहें निष्क्रिय अवशोषण। पैसिव एब्जॉर्प्शन, निष्क्रिय अवशोषण। इसके लिए सबसे सिंपल मैंने बताया विसरण या डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की जो प्रोसेस रहेगी उसके अकॉर्डिंग होगा या विसरण के अकॉर्डिंग होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा। यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ जो है उनका एब्जॉर्प्शन होगा। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ एक जो विधियां हैं या कहें कि कुछ एक जो हाइपोथेसिस हैं, परिकल्पनाएं दी गई हैं अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा। तो इन परिकल्पनाओं के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि मेनली कौन कौन सी परिकल्पनाएं। देखिए ये जो है पैसिव या निष्क्रिय अवशोषण के कुछ एक मेथड है। इन मेथड्स के अंदर फर्स्ट है सन्निहित प्रवाह परिकल्पना या मास फ्लो हाइपोथेसिस। सेकंड है आयन विनिमय सिद्धांत या आयन एक्सचेंज थ्योरी। थर्ड है डोनन साम्यावस्था या डोनन इक्विलिब्रियम थ्योरी। तो यहां पर यदि इनके अंदर देखें तो फर्स्ट जो पार्ट है इसकी बात करते हैं हम, मास फ्लो हाइपोथेसिस या कहें सन्निहित प्रवाह परिकल्पना। यदि इसकी हम बात करें तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर का एब्जॉर्प्शन, तो देखिए आयंस जो है पहले ये कहा गया था कि आयंस का एब्जॉर्प्शन और वाटर का एब्जॉर्प्शन साथ साथ होता है, लेकिन बाद में ये कंक्लूजन भी निकाला गया। तो ये तो केवल उसी बेस पर है कि आयन और वाटर का एब्जॉर्प्शन एक साथ होता है, लेकिन बाद में ये कंक्लूजन है, ये थ्योरी दी गई कि आयन का जो एब्जॉर्प्शन अलग मेथड से है और वाटर का एब्जॉर्प्शन अलग मेथड से है। वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट एयर से होता है, जबकि आयंस जो रहते हैं या फिर कहें कि मिनरल जो रहते हैं साल्ट, इनका एब्जॉर्प्शन सेल डिवीजन पार्ट और सेल इलोंगेशन पार्ट से होता है। तो ये दोनों अलग अलग पार्ट हुए। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है ये तो पहले की थ्योरी है जिसमें एक आई वाटर के साथ साथ। तो ये कहा कि जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसपीरेशन पूल वाष्प उत्सर्जन कर्षण जो खिंचाव रहता है, उस खिंचाव के अनुसार जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, हमने एक थ्योरी की थी वाटर एब्जॉर्प्शन में जिसमें ये बताया था कि वाष्प उत्सर्जन कर्षण के कारण जल का अवशोषण होता है। तो ये जो पार्ट है कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है इस विधि से, तो यहां पर मेनली क्या होता है कि जैसे ही जल का अवशोषण खिंचाव सिद्धांत से हमने ये कहा था कि लीफ से खिंचाव होता है, वाटर को खींचा जाता है रूट से। तो यहां पर यही कहा गया कि उस वाटर के खिंचाव के साथ साथ आयन भी खिंच जाते हैं या उनका भी अवशोषण हो जाता है। तो ये तो सिद्धांत ये रहा कि वाटर का जैसे अवशोषण होता है उसके साथ आयनों का भी अवशोषण हो जाता है। इससे ज्यादा इसकी कोई डिटेल विशेष नहीं है। इसके बाद है आयन विनिमय सिद्धांत। देखिए आयन विनिमय सिद्धांत ये कहा गया कि जैसे हम ये कहें कि ये प्लांट का पार्ट है और हम इस पार्ट की बात करें, तो इसी के साथ में देखिए हम ये कहें कि एक प्लांट की बात करें या एक बड़ी सेल है उसके बारे में डिस्कस करें, बात वही है कि जैसे हम ये कहें कि ये प्लांट ये हुआ सोयल और ये पार्ट हुआ प्लांट का, तो इसको हम एक सेल कहें या फिर कहें प्लांट का पार्ट। तो यहाँ पर देखिए प्लांट के अंदर आयन होते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव आयन मिलेंगे, नेगेटिव आयन मिलेंगे, पॉजिटिव मिल जाएंगे, नेगेटिव मिलेंगे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस तरीके से आयन रहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आयन विनिमय सिद्धांत, आयन एक्सचेंज थ्योरी। अंदर भी हम ये कहें कि जो पॉजिटिव आयन है लेकिन ये कोई अदर आयन है, कोई नेगेटिव आयन है, इस तरीके से हो गई। तो यहां पर क्या रहेगा कि एक पॉजिटिव आयन है वो आउटर साइड में सोइल में आएगा, इसको बैलेंस करने के लिए आउटर साइड से एक पॉजिटिव आयन अंदर चला जाएगा, यानी ये इधर आ गया और इसका इस तरीके से ये हो। इसी प्रकार से एक नेगेटिव आयन है वो अंदर चला जाएगा और एक नेगेटिव आयन
इधर सोयल में आ जाता है। तो ये कहें कि आयनों का एक्सचेंज हुआ, पॉजिटिव आयन प्लांट से बाहर के इन्वायरमेंट में और बाहर के इन्वायरमेंट से कोई अदर पॉजिटिव आयन अंदर की साइड। देखिए एक एग्जांपल लें कि जैसे हम ये कहें कि जैसे जिंक था और इधर जैसे कॉपर है, तो कॉपर आयन तो इधर अंदर आ गया और जिंक आयन था वो बाहर चला गया। जैसे जिंक बाहर आएगा उसको बैलेंस करने के लिए कॉपर अंदर चला जाता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें किसी भी जैसे ऋणायन की बात करेंगे या कैटाइन की बात करें तो उसके अंदर भी सेम यही प्रोसेस होती है कि जैसे हम ये कहें बोरोन जो है ये बाहर था, ये तो बोरोन जो है ये तो जैसे ये इधर और क्लोराइड मान लेते हैं कि बाहर जो था वो क्लोराइड आ गया इधर। तो इस तरीके से ये कहा कि आयन जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। इसके बाद है डोनन साम्य अवस्था। ये डोनन साम्य अवस्था है। अब इसको देखिए कि किस तरीके से होता है इसके अंदर। तो डोनन जो साम्य अवस्था है इसके अंदर हम कुछ एक चीजें हैं उनको देखिए ध्यान में देते हैं कि हम ये कहें कि ये जो प्लांट का पार्ट है, इस प्लांट के पार्ट में ये जो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें, तो ये जो आउटर सरफेस या मेम्ब्रेन रहती है इस सभी आयंस के लिए परमेबल नहीं होती है, पारगम्य नहीं होती है। तो हम ये कहें कि ये जैसे ऋणायन के लिए इम्परमेबल हुई, अपारगम्य, यानी इम्परमेबल है। ये ऋणायन के लिए, कैटाइन के लिए क्या हो गई है, इम्परमेबल हो गई है। तो कैटाइन इससे आउटर सरफेस में कभी नहीं आ सकते हैं, बाहर की सतह पर कभी नहीं आ पाएंगे, हो गई है। तो इसका मतलब ये जो कैटाइन जो भी पार्ट रहेंगे, ये कैटाइनों की बात करें तो कैटाइन कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके से ये पार्ट हुआ। अब देखिए इसको, ये कैटाइन जब बाहर नहीं जा रहे हैं और अंदर जो है कैटाइन जो है उसके अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। तो इस कैटाइन को बैलेंस करने के लिए आउटर साइड से जो धनायन जो रहते हैं या पॉजिटिव चार्ज के जो आयन रहते हैं वो अंदर आ जाते हैं, यानी जो एनाइन जो है वो अंदर आ जाएंगे। तो यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए जैसे ये दो हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए ये अंदर आ गए। देखिए पहले पॉजिटिव आयन है अंदर की साइड, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इनका तो ट्रांसपोर्ट हो गया प्लांट में, दूसरी जगह हो गया। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव की कमी थी, पॉजिटिव कम, इसको बैलेंस करने के लिए बाहर से पॉजिटिव अंदर आ गए। अब देखिए कि बाहर से पॉजिटिव अंदर आ गए, ऋणायन प्लांट के दूसरे पार्टों से यहाँ पर भी आ सकते हैं, लेकिन ये ऋणायन जो है ये बाहर नहीं जाएंगे। अब पॉजिटिव आयन इधर अंदर अधिक हो गए, इनका अब हो गया ट्रांसपोर्ट ऋणायन का, कि ऋणायन पादप के दूसरे भाग में चले गए। तो यहाँ ऋणायन की कमी होगी और धनायन अंदर आ गए थे। तो ये धनायन है, इनको बैलेंस करने के लिए अब जो कैटाइन है ये कैटाइन भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो देखिए इस विधि को एक बार फिर से, कि फर्स्ट में क्या कहा हमने कि ये जो पादप का भाग है ये ऋणायन के लिए इम्परमिएबल है। इसके बाद ये जो ऋणायन के लिए इम्परमिएबल था तो ऋणायन तो बाहर आएंगे नहीं, वातावरण में अंदर है। इसके बाद ऋणायन अधिक हो जाएंगे तो बैलेंस करने के लिए धनायन अंदर चले जाएंगे। फिर ये ऋणायन है, इनका प्रवाह हो गया पादप के दूसरे भागों में। अब यहाँ पर धनायन है, इनकी संख्या अधिक होगी, इनको बैलेंस करने के लिए बाहर से ऋणायन आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम ये कहें कि ये एक इक्विलिब्रियम या कहें कि साम्य अवस्था, तो दोनों ने इक्विलिब्रियम बना हुआ रहता है, एक साम्य अवस्था बनी हुई रहती है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड्स है वो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। सेकंड जो पार्ट था एक्टिव एब्जॉर्प्शन, सक्रिय अवशोषण। इसके अंदर भी तीन जो मेथड्स हैं या थ्योरी हमारे सिलेबस में है। पहले वाहक परिकल्पना या कैरियर कंसेप्ट है। इसके बाद यदि हम बात करें तो सेकंड है आयन पंप या साइटोक्रोम पंप परिकल्पना। तो इसमें आयन पंप या साइटोक्रोम पंप कंसेप्ट है।
इसके बाद थर्ड है विद्युत रासायनिक प्रवणता की परिकल्पना या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस। तो ये मेनली हम बात करें कि ये 3 पार्ट हैं। इनमें से फर्स्ट पार्ट की हम बात करें कि वाहक परिकल्पना या कहें कि कैरियर कंसेप्ट। इसके अंदर देखिए क्या रहेगा कि जैसे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट ये हुआ, यदि इसकी बात करें तो यहां पर देखिए एक पार्ट यदि हम ये कहें कि जो देखिए इसको इस साइड से कर देते हैं, ये पार्ट कि यदि हम बात करें कि ये जो पार्ट है यहां पर कैरियर है, वाहक, एक वाहक इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। ये कोई भी सेल रहेगी जो एब्जॉर्प्शन कर रही है उसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मेनली 2 सरफेस हुई, ये हुई आउटर और ये रही इनर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 2 सरफेस हुई, आउटर एंड इनर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस हुई। तो आउटर साइड के अंदर यदि हम बात करें